वीडियो शुरू करने से पहले कल के टेस्ट को चेक कर लेते हैं। पहला अनुवाद दिया गया था 2 बजा था। इट वॉज 2 o'clock। कल ठंड नहीं था। इट वॉज नॉट कोल्ड yesterday। बहुत सिंपल रूल था, इट का प्रयोग पढ़ाया गया था। क्या यह मार्च का महीना नहीं है? इज इट नॉट द मंथ ऑफ मार्च। अगला था कल छुट्टी है। इट इज़ हॉलीडे टुमारो। बहुत से लोग टुमारो इज़ हॉलीडे यूज़ करते हैं, बट वो स्पीकिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अगला सेंटेंस है तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? तो हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर इन योर पॉकेट। तो हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। पहले स्टेप पे हमने था, थी, थे, होने के भाव में पढ़ाया। दूसरे स्टेप में इट का प्रयोग पढ़ाया गया। दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया, पीछे आप जाके उसे देख सकते हैं, या इस आई बटन पे आप टिक करके भी इसे देख सकते हैं। आज का जो रूल है वो थर्ड स्टेप है, यूज़ ऑफ देयर। इसका प्रयोग आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और उम्मीद करते हैं इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत सिंपल विधि से हमने इसे भी बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं इस रूल को। इसका एक डिफिनेशन है छोटा सा, इसे हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। यदि हिंदी वाक्य में क्रिया हैं, हूँ, हो, था, थी, थे आए हों और उस पर उस क्रिया का कर्ता सब्जेक्ट इन वाक्यों क्रियाओं के ठीक पहले आए हों, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद देयर से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि वाक्य होने के भाव में है और सब्जेक्ट पहले ना आकर वाक्यों के अंत में या बीच में आते हैं, हम वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल विधि है। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाता है ये आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, और यहाँ भी वही चीज़ें हैं। देयर का प्रयोग हम उस स्थान पे करेंगे जब सेंटेंस होने के भाव में है और सब्जेक्ट पहले ना आकर वाक्यों के अंत में या बीच में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय दिस रूल। पहचान हैं, हूँ, हो, था, थी, थे। जैसा भी टेंस होगा हम टेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। सेंटेंस होने के भाव में होगा अफर्मेटिव रूल, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। रूल है देयर प्लस इज आर, क्योंकि देयर के साथ या तो इज लगेगा या आर लगेगा। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो इज या आर का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट टेंस है तो देयर के साथ वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक बार एक राजा था। दोस्तों, हर बुक्स में, हर स्टोरी में इस तरह की लाइन सबसे पहले हमें आती है। देखने में ऐसे वाक्य बहुत सिंपल लगते हैं, बट जैसे ही हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका अनुवाद कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग लिख देते हैं ए किंग वाज। तो ऐसे वाक्य हम कैसे स्टार्ट करें? तो यहाँ पहले हम फाइंड आउट करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो एक बार एक राजा था, अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप कौन लगा कि क्वेश्चन कर लीजिए। तो कौन था? राजा था। राजा कहाँ लिखा हुआ है? था के जस्ट पहले। तो इसका मतलब यहाँ देयर का प्रयोग होगा, और टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो ट्रांसलेट करें, देयर वाज ए किंग। बस इतने में ही आपका सेंटेंस सही है। देखिए, वंस देयर वाज ए किंग या वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। इस तरह से कोई भी स्टोरी हम शुरू करते हैं, इस तरह की लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। ये पढ़ने के बाद आपको बुक्स की पहली लाइन बहुत आसान हो जाएगी किसी भी कहानी की। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरे घर के सामने कौन है? जवाब पेड़ है। तो पेड़ क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप बिल्कुल देखिए, पेड़ पहले नहीं आया है, पहले मेरे घर आया हुआ है। बहुत से वाक्यों में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन इन सब वाक्यों में सब्जेक्ट अंत में या बीच में आएगा। तो पेड़ सब्जेक्ट है, यहाँ भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो देयर इज़ ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं निगेटिव रूल की तरफ। आप सभी लोग इस रूल से परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि निगेटिव रूल में इज, एम, आर या वाज या वेयर के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इस जंगल में शेर नहीं था या शेर नहीं थे। तो क्या लिखेंगे? देयर वाज नॉट लायन इन दिस फॉरेस्ट।
यहाँ भी देयर का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शेर है जो था के जस्ट बगल में या उसके पहले आया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ भी देयर का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स की तरफ। हालांकि एग्जाम्पल और दिया गया है। इस एग्जाम्पल में है उसके पॉकेट में कलम नहीं है। यहाँ भी देखिए कौन नहीं है, कलम नहीं है, तो कलम सब्जेक्ट है, तो देयर इज़ नॉट पेन इन हिज पॉकेट। बहुत सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। आप भी कोशिश करिए इस तरह से बनाने की, अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए। आपके लिए रूल, ये नियम बहुत ही आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। रूल है इज़ एम, जैसा कि देयर से स्टार्ट है तो हम इज़ या वाज को हम पहले करेंगे, यानी प्रेजेंट और पास्ट को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी हमने समझाया था, अब पास्ट पढ़ रहे हैं। कुछ लोग नए हैं, उनकी वजह से हमने दोनों रूल्स को एक साथ ऐड करके स्टार्ट किया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। यहाँ इज़ और आर, वाज, वेयर। इज़ आर का मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है और वाज या वेयर का मतलब ये पास्ट टेंस का है। तो इस प्रकार इसे हम पहले लिखेंगे, फिर देयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद etc का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? अक्सर ऐसे सवाल हम पूछते हैं छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे भी पूछते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा क्या के लिए, इज़, देयर क्या है तो इज़ या आर। अच्छा, 7 दिन होते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, 7 डेज़। तो आर देयर 7 डेज़ इन ए वीक। इसका ट्रांसलेशन होगा क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हो जाएगा आर देयर 7 डेज़ इन ए वीक। तो बढ़ते हैं अगले बी ग्रुप की तरफ। जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उनका अनुवाद हम कैसे करें, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर या वाज या वेयर प्लस देयर प्लस etc। जैसे एग्जाम्पल की तरफ है, उस कमरे में क्या था। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ट्रांसलेट करें तो व्हाट वाज देयर इन दैट रूम, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट वाज इन दैट रूम। बहुत से लोग यही यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये लाइन गलत माना जाता है। स्पीकिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल है उसमें इस तरह हम देयर का ही प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो व्हाट वाज देयर इन दैट रूम। इसके बाद आता है कितना, कितनी के लिए, और कौन सा, कौन सी के लिए, विच का प्रयोग, किसका, किसकी के लिए, हुज का प्रयोग करते हैं। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस इज, एम, आर या वाज, वेयर प्लस देयर प्लस etc। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी नहीं लिखा गया तो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। हाउ मेनी बुक्स वेयर देयर ऑन दैट टेबल। कह रहा है कि कितनी किताबें उस मेज़ पर थी, या उस मेज़ पर कितनी किताबें थीं। हाउ मच मिल्क वाज देयर इन दैट ग्लास। उस गिलास में कितना दूध था। देखिए कितना के बाद दूध, तो हाउ मच मिल्क वाज देयर इन दैट ग्लास। After this, we are going to end this rule by using interrogative negative sentence. A group rule is, am, are, was, were plus there plus not plus etc. For example, क्या तुम्हारी कॉपी में 300 पेज नहीं है, तो लिखेंगे आर देयर नॉट 300 पेज इन योर कॉपी। नेक्स्ट, बाय यूजिंग बी ग्रुप रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस etc। सब्जेक्ट के स्थान पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल होगा, इस ग्लास में पानी क्यों नहीं था, तो वाई वाज देयर नॉट वाटर इन दिस ग्लास। अब बारी है टेस्ट की। इतना सेंटेंस लिखने के बाद टेस्ट तो बनता है, तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। पहला वाक्य है, एक बार एक व्यापारी था। बिल्कुल एक बार एक राजा था, उसी तरह से सेंटेंस है। आप ट्रांसलेट करें, इसे कमेंट बॉक्स में दें। इस अनुवाद का जवाब अगले आने वाले वीडियो में मिलेगा, तो इंतज़ार करिए, वो वीडियो जल्द ही अपलोड होगा और आंसर आपको उस वीडियो के सबसे पहले दिया जाएगा। दूसरा है, आकाश में बादल नहीं थे, चारों तरफ जल ही जल है। मेरे स्कूल के सामने एक बरगद का पेड़ था।
इस जंगल में कितने जानवर हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप डेली कोशिश करें अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की, और आने वाले हर वीडियो में हर दिन आप हमारे साथ कुछ नया ही सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल